टॉपिक का नाम है कॉलिजन। ये वही लीनियर मोमेंटम का ही एक्सटेंडेड डिस्कशन है। कॉलिजन का मतलब सभी लोग समझते हैं यार, टक्कर। टक्कर की हम लोग बात करने वाले हैं इस टॉपिक में। टक्कर मतलब क्या है सबको पता है, दो चीजें आपस में जो फिजिकली कांटेक्ट करेंगी एक सडन इवेंट के साथ जिसमें इंपल्सिव फोर्स का इन्वॉल्वमेंट होगा। इंपल्सिव फोर्स याद है यार हम लोगों ने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के टाइम ये वर्ड यूज किया था, इंपल्सिव। मतलब अचानक से होने वाली घटना में जो फोर्स होता है वो कुछ ऐसे फोर्स कांटेक्ट में आते समय शुरू होता है, फिर उसका पीक आता है, फिर धीरे धीरे कम होने लगता है। फोर्स का ऐसा नेचर, फोर्स का ऐसा ग्राफिकल नेचर, टाइम के साथ साथ फोर्स का नेचर अगर ऐसा होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंपल्सिव फोर्स। और जब दो बॉडी हाई स्पीड से जाते हुए एक दूसरे से टकराती हैं तो वो फिजिकली कांटेक्ट में आती हैं और यहां पर इनके टच पॉइंट पे एक फोर्स जनरेट होता है जिसका नेचर ऐसा होता है। तो वो कैसे नेचर का होता है, इंपल्सिव नेचर का, है ना। तो ये फोर्स लगने से, इतने हैवी फोर्स लगने से इन बॉडीज की वेलोसिटीज में अचानक से बड़ा बदलाव आ जाता है ना। अगर एक ही लाइन में चल रहे हैं तो उसी लाइन में बदलाव आ जाता है, अगर लाइन ही अलग अलग है तो फिर उनकी डायरेक्शन में भी बदलाव आ जाता है ना। तो टक्कर के बाद का डिस्कशन हमें करना है। टक्कर के बाद नई वेलोसिटीज क्या होंगी, ये हमारे डिस्कशन का मुद्दा होने वाला है, ठीक है। टक्कर से पहले कुछ वेलोसिटी गिवन होंगी, टक्कर के बाद क्या हो गया वो हमें लाना है। अब तुम कहोगे सर टक्कर के बाद वाली वेलोसिटी, ये तो हम लोग लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन में भी लाते आए हैं। तो क्या लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन में किसी बॉडी के अंदर अचानक से दो वेलोसिटी डेवलप होती थी तो एक वेलोसिटी तो निकाल पाते थे, क्या दोनों एक साथ निकाल सकते हैं? एक अननोन निकल सकता है मोमेंटम कंजर्वेशन, दो अननोन। तो यहां इस टॉपिक के बाद अब हम लोग दोनों अननोन निकालने लायक बन जाएंगे कॉलिजन को समझने के बाद। जनता समझ पा रही है अंतर क्या है? पहले पी इनिशियल पी फाइनल में अगर शुरुआती मोमेंटम कुछ है और बाद में दो अननोन है V1 और V2, दोनों एक इक्वेशन से नहीं निकाल सकते थे। यहां हम कुछ नया पढ़ने वाले जिससे दोनों अननोन निकाले जा पाएंगे, ठीक है। चलो तो हम लोग कॉलिजन को थोड़ा सा कैटेगराइज करने वाले हैं। कॉलिजन को मैं दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूं, हेड ऑन कॉलिजन और दूसरा क्या है, ऑब्लिक कॉलिजन, या उसको बोलते हैं साइड ऑन कॉलिजन। हाँ भाई, हेड ऑन क्या है और ऑब्लिक क्या है ये समझने के लिए मेरे पास एक बड़ा फेमस एग्जांपल है। सभी ने कैरम खेला है कभी ना कभी लाइफ में। कुछ लोगों ने खरीदने का शौक होता है, 3 दिन खेलने के बाद नहीं खेलते, मुझे पता है, लेकिन 3 दिन ही सही कैरम खेला है कि नहीं? कितने लोगों ने कैरम खेला है कभी? माय गॉड, जमाना इतना आगे बढ़ गया, तुमने कभी कैरम नहीं खेला? बिलियर्ड, स्नूकर कुछ खेला है क्या? वो तो उसका एडवांस है यार, वो कौन खेलता है। तो जब हम कैरम नया नया खेलना शुरू करते हैं तो यहां दो लाइनें बनी होती है जहां पे स्ट्राइकर रखा जाता है और स्ट्राइकर की मदद से हम किसी गोटी को हिट करते हैं और अगर वो पॉकेट में 4 पॉकेट किनारे होते हैं, अगर चली जाती है तो हम जीत क्या जाते हैं, वो गोटी हमें मिल जाती है बेसिकली। तो अभी फिलहाल स्ट्राइकर यहां रखा है और हम लाइन मैच करा रहे हैं, इस गोटी को अंदर ले जाना है। तो हम लोग जब नया नया खेलना शुरू करते हैं तो सबसे पहले लाइन मैच कराते हैं कि अच्छा पॉकेट में ले जाना है इस गोटी को, तो इस लाइन में ले जाना है, हमें स्ट्राइकर ऐसे रखना चाहिए और ऐसे हिट करना चाहिए सच दैट कि जब टक्कर हो तो इसको इंपल्सिव फोर्स इस लाइन में मिले, इसको इंपल्सिव फोर्स इस लाइन में मिले, और इस फोर्स के चलते ये वेलोसिटी डेवलप करेगा और पॉकेट में चला जाएगा। इसको बोलते हैं हेड ऑन कॉलिजन। हेड ऑन कॉलिजन में हम किस बात का ध्यान रखते हैं कि इसको वेलोसिटी, किसी स्ट्राइकिंग बॉडीज को जो वेलोसिटी मिलेगी वो टक्कर वाले लाइन के अलोंग होगी। अब टक्कर वाली लाइन कहां है? जहां पर फोर्स इन्वॉल्व होते हैं। जैसे ये नॉर्मल एक्शन इन्वॉल्व हुआ है, क्या नॉर्मल एक्शन की लाइन और वेलोसिटी की लाइन सेम है? तो ये कौन सा कॉलिजन है? हेड ऑन कॉलिजन। मैंने यहां पे एक बॉडी को चलते दिखाया है, तुम ऐसे भी समझ सकते हो यार, एक बॉडी ऐसे आ रही है, एक बॉडी ऐसे आ रही है, और टक्कर के बाद मानिए ये वाली बॉडी इधर चली गई, ये वाली बॉडी इधर चली गई, क्या बताओ लाइन चेंज हुई
या वही रही? जिस लाइन में आ रहे थे उसी लाइन में जा रहे हैं, तो ये भी कौन सा है? हेड ऑन है। यहां दोनों बॉडी चल रही हैं, यहां मैंने एक बॉडी को चलते हुए दिखाया। तो हेड ऑन का मतलब क्या हो गया कि इंपल्सिव फोर्स इन्वॉल्व, यानी टक्कर के दौरान जो बॉडीज में फोर्स इन्वॉल्व होता है उसकी लाइन, ये जो फोर्स इन्वॉल्व होता है उसकी लाइन और वेलोसिटी की लाइन वो क्या होगी? सेम होगी। तो इंपल्सिव फोर्स इन्वॉल्व इज इन द लाइन ऑफ कॉलिजन या लाइन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। कॉलिजन से मेरा मतलब है इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन में अगर इंपल्सिव फोर्स की डायरेक्शन है तो उसको हम क्या बोलेंगे? हेड ऑन कॉलिजन। हेड ऑन समझ में आ गया? कैरम बोर्ड अगर घर में 1 महीना खेला गया तो 15-20 दिन आते आते हम लोग प्रो लेवल पे चले जाते हैं। और प्रो लेवल का मतलब क्या है कि हम लोग अब ये नहीं देखते हैं कि स्ट्राइकर की लाइन कहां है, बल्कि हम ये देखते हैं कि स्ट्राइकर जब टकराएगा जो पॉइंट टकराएगा वो सही जगह टकराना चाहिए। अगर ये पॉइंट टकराएगा तो इसको नॉर्मल एक्शन इधर मिलेगा और इसको नॉर्मल एक्शन कहां मिलेगा? पॉकेट के अलोंग मिलेगा, तो भी हम गोटी को पॉकेट तक ले जा सकते हैं। कितने लोग इस लेवल पे पहुंच चुके हैं? हाँ, ये लोग समझ पा रहे होंगे कि ऐसे भी ले जा सकते हैं। लाइन मैच कराना, स्ट्राइकर की लाइन मैच कराना जरूरी नहीं है। मतलब क्या? इस स्ट्राइकर को जो हमने वेलोसिटी दी है और जो नॉर्मल एक्शन इन्वॉल्व हुए हैं, क्या दोनों की लाइन सेम है? सेम नहीं है, तब भी क्या ये गोटी अंदर चली जाती है? तो ये कौन सा कॉलिजन है? ये साइड ऑन या ऑब्लिक कॉलिजन है। अभी फिलहाल मैंने एक बॉडी को चलते हुए दिखाया है, तो मैं ऐसे भी समझ सकते हो एक बॉडी इधर जा रही थी, एक बॉडी इधर जा रही थी, क्या इनका कोई पॉइंट टच में आएगा कि नहीं? जब टक्कर होगी टच में आएगा, और टच के दौरान इसको नॉर्मल इधर मिलेगा, इसको नॉर्मल। क्या इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी की लाइन और नॉर्मल एक्शन की लाइन वो अलग अलग हैं? नॉर्मल एक्शन की लाइन, इसी को हम क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ इंपल्स। जिस डायरेक्शन में फोर्स इन्वॉल्व होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ इंपल्स। तो लाइन ऑफ इंपल्स इनिशियल वेलोसिटी की लाइन से हट के है, और अगर ऐसा है तो वो कौन सा कॉलिजन हो गया? साइड ऑन कॉलिजन। दोनों में अंतर समझ में आ गया है? ठीक, नोट करना चाहेंगे कुछ? अच्छा, सब कुछ लिखा है। चलो यार, 5 मिनट बच रहा है, लेकिन उसका असर नहीं दिख रहा है, पता नहीं क्यों। लग रहा है मैं स्लो हो गया हूं। हाँ, होता है यार, ऐसे लोगों के बीच में रहते रहो जो पहले से स्लो हो, तो आदमी स्लो हो ही जाता है। नहीं, मैं तुम लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, बहुत लोगों के बीच में मैं रहता हूं। एक बैच और भी है, शाम को चलता है, वहां मुझे और स्लो पढ़ाना पड़ता है। खैर, तो अभी कॉलिजन को हमने इस तरह से क्लासिफाई किया है कि टक्कर की लाइन यानी इंपल्सिव लाइन और वेलोसिटी सेम लाइन में है तो हेड ऑन, अलग है तो ऑब्लिक। एक और कॉलिजन की कैटेगराइजेशन का तरीका है कि टक्कर के बाद हमें पूरी एनर्जी वापस मिल जाती है जितनी टक्कर के पहले थी, या ज्यादा से ज्यादा लॉस हो जाती है, या बीच का कुछ मामला रहता है। उस बेसिस पे कॉलिजन को हम 3 कैटेगरी में और डिवाइड करते हैं। इलास्टिक, मतलब जितनी एनर्जी शुरू में थी पूरी वापस मिल गई। इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक। इनइलास्टिक मतलब परफेक्टली इनइलास्टिक, मतलब जितना मैक्सिमम लॉस हो सकता था वो लॉस हो गया है, मेंटेनिंग द मोमेंटम कंजर्वेशन। पूरा लॉस नहीं हुआ भाई, जितना हो सकता था मैक्सिमम लॉस हो गया है, तो ये क्या है? परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन। और अगर उसके बीच का मामला है तो वो क्या है? खैर, अभी इलास्टिक इनइलास्टिक वाली बात हम समझने के लिए थोड़ा सी और बातें करने वाले हैं। खैर, इतना तो मैंने बता ही दिया कि इलास्टिक कॉलिजन मतलब कोई लॉस नहीं, इनइलास्टिक कुछ लॉस है, और परफेक्टली इनइलास्टिक जितना ज्यादा लॉस हो सकता है, मेंटेनिंग द प्रिंसिपल ऑफ लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। क्लियर है? तो अब यार, कॉलिजन को समझने के लिए
मैंने यहां पर एक ब्लॉक से स्प्रिंग अटैच कर दी है ताकि हम फील ला पाए कॉलिजन का। ठीक है, मैंने यार M2 मास के साथ स्प्रिंग अटैच कर दी है और M1 मास ज्यादा तेज स्पीड से M2 की तरफ बढ़ रहा है। सीधी सी बात है, टक्कर होना है तो आगे वाला तेज होना चाहिए या पीछे वाला? अरे यार आगे वाला तेज हो गया तो निकल जाएगा, टक्कर कैसे होगी? टक्कर होना है तो कौन तेज होना चाहिए? पीछे वाला। तो पीछे वाले की वेलोसिटी ज्यादा है, आगे वाले की कम है। थोड़ी देर बाद का सीन क्या होगा कि ये ब्लॉक हल्का सा स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा। स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा तो क्या स्प्रिंग जब भी कंप्रेशन में आती है तो दोनों तरफ फोर्स जनरेट कराती है। क्या ये जो फोर्स इन्वॉल्व होगा, स्प्रिंग का फोर्स है जो भी होगा, क्या वो इस डायरेक्शन में यानी वेलोसिटी को बढ़ाएगी? क्या ये फोर्स इस डायरेक्शन पे वेलोसिटी को बढ़ाएगा और ये वाला फोर्स m1 की वेलोसिटी को घटाएगा? यानी पहले ये ज्यादा था, अभी पहले ये कम था, अभी ये अच्छा, ये सिलसिला चलता रहेगा तो ऐसा भी एक समय आएगा कि इसकी वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते कुछ v डैश हो जाएगी और इसकी वेलोसिटी घटते घटते कुछ v डैश हो जाएगी। भाई ज्यादा वाला हमेशा कम हो रहा है और कम वाला हमेशा ज्यादा हो रहा है, तो कभी ना कभी दोनों बराबर जरूर होंगे। अगर बड़ा आदमी कमजोर हो रहा है और कमजोर आदमी बड़ा हो रहा है तो कभी उनकी बराबरी भी तो होगी, उसके बाद जीत जाएगा कमजोर। ये वो समय है जब दोनों की वेलोसिटी एक पल के लिए। अच्छा बताओ, अभी भी इंपल्स है कि नहीं? यार अब तो और ज्यादा लग रहा होगा, क्यों? स्प्रिंग बहुत कंप्रेस हो चुकी है। अच्छा, स्प्रिंग कब तक कंप्रेस होती रहती है? जब तक पीछे वाला तेज होगा। पीछे वाला तेज होगा तब तक उनके बीच का फासला कम होता रहेगा। अच्छा, इसके बाद अब क्या होना है? इसके बाद अब आगे वाला तेज हो जाएगा। अरे भाई फोर्स तो अभी भी लग रहा है, क्या वो वेलोसिटी को और बढ़ाएगा? और वेलोसिटी को आगे बढ़ाएगा तो आगे वाला तेज हो जाएगा और यही फोर्स पीछे वाले को स्लो करेगा। थोड़ी और देर बाद क्या होगा कि आगे वाला बहुत ज्यादा वेलोसिटी लेके निकल जाएगा, पीछे वाला या तो बहुत स्लो हो जाएगा या तो हो सकता है पलट के चलने लगे। ये पूरी घटना हुई है। जो स्लो था वो तेज हो चुका है, जो तेज था वो स्लो हो चुका है या पलट भी चुका है, ऐसा भी संभावना है। तो डिस्कशन का मुद्दा यहां क्या होगा? हमें यार U1 U2 पता होगा और V1 V2 निकालना होगा। खैर, अभी मैंने जो एग्जाम्पल दिया है इसमें इन दोनों की टक्कर का जरिया स्प्रिंग थी और तुम्हें पता है स्प्रिंग कभी एनर्जी का लॉस, तो इसको किस कैटेगरी में रखोगे? ऑब्वियसली यार इसको अगर मैं कॉलिजन बोलूं तो इलास्टिक है, हालांकि ये फिजिकल कॉलिजन है नहीं, बट ये किस कैटेगरी में रखा जाएगा? क्या जितनी काइनेटिक एनर्जी पहले थी उतनी बाद में होगी? क्या उतनी बीच में भी होगी? मेरा क्वेश्चन है, क्या जितनी काइनेटिक एनर्जी शुरू में थी उतनी बाद में है? क्या उतनी ही बीच में होगी? मेरा क्वेश्चन है। कितने लोग कहते हैं यस होगी, कितने लोग कहते हैं नहीं होगी? ओके, ऑनलाइन वाले कुछ कहते क्यों नहीं? कितने लोगों को लगता है कि काइनेटिक एनर्जी शुरू से आखिरी तक एक जैसी रहेगी और कितने लोगों को लगता है नहीं, शुरू की और आखिरी की एक जैसी रहेगी, बीच में बदलेगी? ओके, पूरे टाइम एक जैसी रहेगी, हाथ उठाएं। पूरे टाइम एक जैसी रहेगी, हाथ उठाएं। ईशा, पूरे टाइम एक जैसी। शुरू और आखिरी की एक जैसी रहेगी, हाथ उठाएं। शुरू और आखिरी की एक जैसी रहेगी, यही सही आंसर है। क्या बताओ, बीच में काइनेटिक एनर्जी का कुछ हिस्सा पोटेंशियल में नहीं बदला है, स्प्रिंग के अंदर स्टोर हुआ है, तो क्या हम कह सकते हैं शुरू से आखिरी तक काइनेटिक एनर्जी एक जैसी रहेगी? नहीं, काइनेटिक एनर्जी पहले थी, पोटेंशियल नहीं थी, फिर काइनेटिक का कुछ हिस्सा कहां गया? पोटेंशियल में, और उसके बाद फाइनली फिर से पूरा काइनेटिक आ गया। कोई कहे इसकी काइनेटिक एनर्जी पूरे टाइम कांस्टेंट रही, गलत जवाब। पोटेंशियल एनर्जी पूरे टाइम कांस्टेंट रही, गलत जवाब। मैकेनिकल एनर्जी पूरे टाइम सेम रही, वो सही है। क्या समझ पा रहे हैं यार? किसी कॉलिजन के दौरान काइनेटिक सेम नहीं रहेगा, पोटेंशियल सेम नहीं रहेगा, टोटल मैकेनिकल एनर्जी सेम रहेगी। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? तो मैंने लिखा है नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, मतलब इसका मतलब जितना पहले था उतना बाद में मिल गया, पूरे टाइम एक जैसा नहीं रहा।
खैर, ये कॉलिजन मैंने केवल समझाने के लिए बनाया है। एक्चुअली हमें जो डिस्कशन करना है वो बॉडी टू बॉडी कॉलिजन का करना है। बॉडी टू बॉडी कॉलिजन का मतलब है कि जो काम यहां स्प्रिंग कर रही है वो काम बॉडी इटसेल्फ करती है। कोई भी सडन घटना जब होती है तो बॉडी में जो फोर्सेस जनरेट होते हैं वो बड़े इंपल्सिव नेचर के होते हैं, बहुत हाई फोर्सेस होते हैं। चाहे जितनी सॉलिड बॉडी क्यों ना हो, चाहे वो लोहे की क्यों ना हो, उस बॉडी के अंदर भी उसका शेप हल्का सा कंप्रेस होता है। स्प्रिंग में वो कंप्रेशन अच्छा खासा नजर आता है, लेकिन बॉडी के अंदर वो कंप्रेशन नजर नहीं आता। लेकिन अगर कोई जूम लेवल पे कैमरा उस पे लगा के स्लो मोशन में देखे तो उसे समझ में आएगा, चाहे जितनी सख्त बॉडी क्यों ना हो उसके अंदर कंप्रेशन होता है। यानी जो काम यहां स्प्रिंग कर रही थी वो काम बॉडी खुद से करती है, और बॉडी के मॉलिक्यूल थोड़ा बहुत डिफॉर्म होकर वापस अपनी जगह गेन कर लेते हैं। इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है इलास्टिसिटी। हर बॉडी के अंदर थोड़े बहुत लेवल की इलास्टिसिटी होती है, यानी छोटा मोटा चेंज कर दो तो वो अपने शेप को वापस गेन कर लेता है, बड़ा चेंज कर दो तो वो परमानेंट चेंज बन जाता है। खैर, तो देखा यार, पीछे वाला तेज था, आगे वाला स्लो था। टक्कर की शुरुआत हुई, फोर्स मिलना शुरू हो गया। फोर्स मिलने की शुरुआत हुई तो आगे वाला तेज होने लगा और तेज होने लगा, पीछे वाला स्लो होने लगा और स्लो। एक समय उनकी दोनों की वेलोसिटी क्या हो गई, सेम हो गई। इसके बाद भी अभी भी फोर्स मिल ही रहा है तो आगे वाला तेज होके छूटेगा, पीछे वाला स्लो होके छूटेगा। क्या जो कहानी यहां थी वही यहां है, बस एक अंतर है कि यहां एनर्जी स्टोर हो रही थी स्प्रिंग में और यहां एनर्जी हो रही है बॉडी इटसेल्फ। बॉडी के अपने मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के अंदर वो एनर्जी स्टोर हो रही है। क्या जनता समझ पा रही है? तो अब मुझे बताओ कि बॉडी के अंदर जो एनर्जी स्टोर हुई है वो पूरी तरह से रिकवर हो जाए, ऐसा केवल परफेक्ट इलास्टिक बॉडी कर सकती है। तो वो कॉलिजन कौन सा होगा? लेकिन कुछ बॉडी ऐसी होती कि उनके अंदर डिफॉर्मेशन हुआ और होने के बाद वो एनर्जी उसने परमानेंट खा पी ली, हजम कर ली, वो वापस बॉडी को रीगेन और वापस रीगेन थोड़ा बहुत करा पा रही हैं, तो उसको हम पार्शियल इनइलास्टिक कहेंगे। और उसने बिल्कुल कोशिश ही नहीं करी बॉडी छुड़ाने की, एक बार चिपके तो चिपक के रह गए, तो वो कौन सा कॉलिजन होगा? सोचो, इनके डिफॉर्मेशन का पीक इस जगह पर आया था। ये वो जगह है जहां पीछे वाला स्लो होके वी डैश पे पहुंचा है, आगे वाला फास्ट होके वी डैश पे पहुंचा है, और इस समय इनका जो बॉडी डिफॉर्मेशन है वो पीक पे है, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन स्टेट है। और सोचो इसके बाद बॉडी अपना डिफॉर्मेशन हटाने का कोई प्रयास ही ना करें। जैसे गीली मिट्टी को गीली मिट्टी से टकरा दो तो क्या वो एक दूसरे से अलग होने का प्रयास, उनका शेप परमानेंटली डिफॉर्म हो जाता है। और जब ये छुड़ाने की कोशिश नहीं करेंगी तो क्या जिस वेलोसिटी पे हैं उसी वेलोसिटी पे जिंदगी भर आगे बढ़ती रहेंगी। तो उस कॉलिजन को हम बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक। क्या परफेक्टली इनइलास्टिक बॉडी रुक जाती है? रुकती नहीं है। परफेक्टली इनइलास्टिक में बॉडी का शेप एक बार डिफॉर्म हुआ तो वो परमानेंट डिफॉर्मेशन स्टेट में आ जाता है। क्या जनता समझ पा रही है? बॉडी परमानेंट अब इसी मोशन में चलती रहेगी, और चलती रहेगी तो उसकी वेलोसिटी में एक ही अननोन होगा, वी डैश, और एक अननोन है तो यार मोमेंटम कंजर्वेशन से निकल आएगा। लेकिन अगर छूट गए तो दो अननोन होंगे। क्या बात समझ में आ गई है? क्या तीनों तरह के कॉलिजन में अंतर कर पा रहे हैं? कोई लॉस नहीं इलास्टिक, मैक्सिमम लॉस है, और बीच का मामला है कि छूट भी गई मगर थोड़ा सा शेप डिफॉर्मेशन उसके अंदर रह गया, यानी वो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, दोबारा मिली नहीं, बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो गई, तो वो क्या हो गया? पार्शियल इनइलास्टिक। क्या जनता समझ पा रही है तीनों तरह के? कुछ नोट करना चाहेंगे? अच्छा, नोट करने को, अच्छा इसके बाद मैं 5 मिनट रुका करता था पिछले साल, तो अच्छी बात यह है कि हमें नोट नहीं करना है। लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी लाना हो तो कैसे निकालेंगे? पूरे सिस्टम में शुरू में कितनी काइनेटिक एनर्जी थी में से बाद में कितनी काइनेटिक एनर्जी रह गई, इनिशियल से फाइनल घटाएंगे तो लॉस आ जाएगा। खैर, इलास्टिक में लॉस 0 होगा।
ये पूरी बातें समझ में आ गई हैं, आगे बढ़ते हैं। डिस्कशन का मुद्दा क्या है, फिर से मुद्दे पे लौट आते हैं। U1 U2 दिया होगा, V1 V2 लाना होगा, और V1 V2 लाना है तो इसकी शुरुआत हम लोग कर रहे हैं सबसे परफेक्ट केस से। सबसे परफेक्ट केस कौन सा है? हाँ नहीं, हेड ऑन तो है ही है। अभी हमने जो डायग्राम दिखाया वो सब हेड ऑन के ही थे। हेड ऑन में इलास्टिक कॉलिजन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, यानी ये दोनों बॉडी ऐसे मटेरियल की बनी है कि उनके अंदर डिफॉर्मेशन होगा, वापस पूरा डिफॉर्मेशन गेन हो जाएगा, बॉडी अपने शेप को रीगेन कर लेगी, है ना, तो एनर्जी का कोई लॉस नहीं होगा। तो अगर मैं कहूं यार इनका V1 V2 लाना है, तो हमारे पास क्या मैथ्स है V1 V2 लाने के लिए? क्या टक्कर के दौरान जब भी दो बॉडी टकराती है तो टक्कर के दौरान नेट फोर्स सिस्टम में जीरो होता है, क्योंकि एक को राइट मिलता है तो दूसरे को, और जब भी ऐसी कोई घटना होती है जिसमें कोई नेट फोर्स इन्वॉल्व ना हो, वहां हम क्या लगाते हैं? प्रिंसिपल ऑफ लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। यानी एक काम तो हम ये कर सकते हैं कि यहां पर P फाइनल इक्वल टू P इनिशियल लिख सकते हैं। मैंने फाइनल पहले लिखा है क्योंकि अननोन हमारे लेफ्ट में रहेंगे तो अच्छा लगेगा। मतलब शुरू में मोमेंटम क्या था? m1 u1 m2 u2, बाद में कितना हो गया? m1 v1 m2 v2। ये हमारी इक्वेशन है जिसमें v1 और v2 अननोन है। तो अननोन है दो, इक्वेशन है एक। ये हमने प्रिंसिपल ऑफ लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन वाली इक्वेशन लगाई। दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या है? क्या बताओ, अगर ये इलास्टिक कॉलिजन है तो हमने एक गारंटी ली है कि शुरू की काइनेटिक एनर्जी और बाद की काइनेटिक एनर्जी सेम होती है कि नहीं? यानी हम क्या लिख सकते हैं? फाइनल इनिशियल उल्टा लिख देते हैं, हाफ m1 v1 स्क्वायर हाफ m2 v2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 u1 स्क्वायर हाफ m2 u2 स्क्वायर। v1 v2 हमें लाना है, हाफ काट देते हैं तुरंत, हाफ हम तुरंत काट देते हैं। m1 मैं यार ये दोनों टर्म एक तरफ ला रहा हूं, v1 स्क्वायर माइनस u1 स्क्वायर, और ये वाला टर्म और ये वाला टर्म एक साथ लिख रहा हूं, m2 u2 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। थोड़ा सॉल्व करते इसको, m1 v1 माइनस u1 v1 प्लस u1, क्या तुम्हें पता है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी a प्लस बी लिखा जा सकता है। m2 u2 माइनस v2 u2 प्लस v2। ओके, देखो यार इस इक्वेशन में दो पावर थी और दो पावर से चीजों को हैंडल करना बड़ा मुश्किल होता है, तो हमने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया है। और अभी तुम्हें एक चीज नजर आ रही होगी, देखो जरा, ये दोनों टर्म एक तरफ उठाते हैं, ये दोनों टर्म एक तरफ लिखते हैं, m2 u2 माइनस v2। क्या ये चीज वहां नजर आ रही है? देखो ये और ये वहां नजर आ रहे हैं कि नहीं? और ये दोनों सेम है, तो क्या ये चीज और ये चीज कट जाएगी? कट गई भाई। फायदा क्या हुआ कि हमने फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करके एक थर्ड इक्वेशन बनाई है, और वो इक्वेशन ये है v1 प्लस u1 v2 प्लस u2। और ये इक्वेशन सिंगल पावर में है, ये भी सिंगल पावर में थी और वो भी। जब भी हम यार दो इक्वेशन को सॉल्व करके तीसरी इक्वेशन बनाते हैं तो इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं होता कि अब हम तीन अननोन निकाल पाएंगे। एक दूसरे से सॉल्व करी हुई इक्वेशन नई इक्वेशन नहीं होती, वो दो ही इक्वेशन दो ही अननोन सॉल्व कर सकती है। लेकिन ये लुक इस लुक से राहत भरा है, ये लीनियर इक्वेशन नजर आ रही है और ये दो पावर की इक्वेशन थी। तो क्या आप फर्स्ट और सेकेंड को यहां से सॉल्व करना आसान है? अरे मुद्दा भूल गए क्या? v1 v2 लाना था, v1 v2 में एक इक्वेशन ये है, v1 v2 में एक इक्वेशन, बल्कि इसको और सीधा करके लिख देते हैं, v1 माइनस इसको मैं और सीधा करके लिख रहा हूं, u1 माइनस u2 v2 माइनस v1।
यार ये लाइन हमारे लिए बड़ी बढ़िया है, कम से कम भविष्य में अब हम काइनेटिक एनर्जी की लाइन ना लिख के एक मोमेंटम कंजर्वेशन की लाइन लिखेंगे और दूसरी लाइन ये लिखेंगे, है ना। अब यार ये लाइन को हम इतना भाव दे रहे हैं तो इस लाइन को थोड़ा सा थ्योरेटिकली दिमाग में बिठाने की कोशिश करते हैं। ये लाइन में ये जो टर्म आया है ये था u1 माइनस u2 और ये है v2, इसका क्या मतलब निकाल सकते हैं, थोड़ा याद रहेगा। देखो जरा u1 माइनस u2, अगर कोई इस पे बैठ के m1 की वेलोसिटी देखे, सोचो ये 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, ये 2 मीटर पर सेकंड चल रहा है, इस पे तुम बैठ जाओ तो इसकी वेलोसिटी कितनी नजर आएगी, 3 मीटर पर सेकंड। तो क्या u1 माइनस u2 इन दोनों के पास आने की रिलेटिव वेलोसिटी है, इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, इसको बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। यानी ये एक दूसरे के पास किस रिलेटिव वेलोसिटी से आ रहे हैं। ऑब्वियसली इसमें मैंने ज्यादा वाले से कम वाले को घटाया है तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी है। फिर बताओ अगर मैं यहां बैठ जाऊं स्लोप वाले में टक्कर के बाद, तो बताओ यार ये v1 से जा रहा है, ये v2 से, लेट अस से ये 4 मीटर पर सेकंड से जा रहा है और ये 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, मुझे बताएं। अब यहां बैठ के उसकी वेलोसिटी देखोगे तो कितनी नजर आएगी। तो ये हो गया कि जब ये दूर जा रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं, तब की रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, और अभी भी मैंने ज्यादा वाले से कम वाले को घटाया है। इसको मैं क्या पढ़ूंगा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, यानी बिछड़ने की रिलेटिव वेलोसिटी और पास आने की रिलेटिव वेलोसिटी आपस में इक्वल होती हैं। किस केस में, इलास्टिक कॉलिजन में। क्या ये थर्ड लाइन हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन, इन दो लाइन की मदद से हम v1 v2 आराम से ला सकते हैं। ठीक है, तो फिर ये सब मैंने ड्रामा क्यों किया है, ताकि तुम्हें पता हो कि ये कैसे लाया गया है, तो तुम्हें कॉन्फिडेंस रहेगा। ये भी लिखा है, गजब यार, कितना टाइम बचाया मैंने, मगर फिर भी टाइम बचता दिख नहीं रहा है। हटा दें ये, ऑनलाइन वाले वर्कबुक में मिला लें, सब कुछ लिखा हुआ है यार मैंने, और अब तक मैं 20 मिनट बचा चुका हूं। बचाए हैं तब 1 घंटे हो गए यार। हाँ भाई, तो अब तक की कहानी का सेंट्रल आइडिया क्या है, इलास्टिक हेड ऑन के लिए हमारे पास 2 चीजें आ गई हैं। इलास्टिक हेड ऑन में अगर u1 u2 से टक्कर होने वाली थी और v1 v2 के बाद की वेलोसिटी है, तो v1 v2 लाने के लिए हमने क्या पढ़ा है, एक तो p फाइनल इक्वल टू p इनिशियल, v2 इक्वल टू m1 u1 इक्वल टू प्लस m2 u2। और अच्छा बताओ, ये जो इक्वेशन है ये इलास्टिक टक्कर के लिए काम करेगी, इन इलास्टिक के लिए, या परफेक्टली इन इलास्टिक के लिए, या सबके लिए? ये सबके लिए काम करेगी। क्यों? ये किस कॉन्सेप्ट से निकलता है कि किसी सिस्टम में नेट फोर्स 0 हो तो मोमेंटम, तो टक्कर हुई है तो जितना एक्शन होगा उतना, इसका मतलब इसमें कभी नेट फोर्स इन्वॉल्व नहीं होगा, इंटरनल फोर्स इन्वॉल्व होगा, तो मोमेंटम कंजर्वेशन। ये इक्वेशन वैलिड फॉर ऑल इलास्टिक एंड इनइलास्टिक, सबके लिए काम करेगी कि नहीं? ठीक है। इसके अलावा अभी अभी मैंने क्या बात करी, v2 माइनस v1 u1 माइनस u2 के बराबर है। ये इक्वेशन किसके लिए काम करेगी? वैलिड फॉर इलास्टिक। क्यों? क्योंकि यहां हमने काइनेटिक एनर्जी बराबर करके ये आंसर लाया है, और काइनेटिक एनर्जी बराबर करके लाया है, तो ये किसके लिए काम करेगा? इलास्टिक के लिए काम करेगा। तो बाकी दोनों को हम कैसे हैंडल करेंगे? समस्या ये कि हमने इलास्टिक का तो इंतजाम कर लिया है, अभी परफेक्टली इन इलास्टिक का इंतजाम, एक्चुअली परफेक्टली इन इलास्टिक का इंतजाम हो रखा है ऑलरेडी। तुम बताओ अच्छा, परफेक्टली इन इलास्टिक क्या होता है?
परफेक्टली इनइलास्टिक क्या होता है कि बॉडी U1 U2 से आई और बाद में एक ही वेलोसिटी से चली गई और एक ही वेलोसिटी से चिपक के चली गई। इसका मतलब है कि इसका V2 भी V डैश है और इसका V1 भी V डैश है, मतलब दो वेलोसिटी है ही नहीं, दो वेलोसिटी है ही नहीं, दोनों की वेलोसिटी क्या है? क्या इस बात को मैं सीधे ऐसे नहीं लिख सकता कि V2 और V1 का जो अंतर है टक्कर के बाद वो कितना है? अरे V2 भी V डैश है, V1 भी V डैश है, तो अंतर क्या है? क्या ऐसे मैं इंटरप्रेट कर सकता हूं? अरे नहीं कर सकता। और जब अंतर जीरो है तो दोनों वेलोसिटी एक ही है, तो बस मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओ, m1 v डैश m2 v डैश बराबर m1 v1 m1 u1 m2 u2। क्या v डैश एक लाइन में आ जाएगा कि नहीं? जब एक अननोन है तो एक इक्वेशन से निकल आएगा, उसकी हमें चिंता ही नहीं करना। अब कौन बचा, किसके बारे में हमारे पास अभी और चिंता करना है? पार्शियली इनइलास्टिक बचा, जिसके लिए हमारे पास कोई टूल नहीं है। तो पार्शियली इनइलास्टिक को हैंडल करने के लिए अब थोड़ा ज्यादा अकल लगाना पड़ेगी। जरा ध्यान दें, तुम्हें यार बिल्कुल जड़ की बात मैं बता रहा हूं। बता, अच्छा V2 माइनस V1 मतलब क्या होता है कि इनके सेपरेट होने की रिलेटिव वेलोसिटी वो U1 माइनस U2 के बराबर है। कब? जब एनर्जी का लॉस बिल्कुल नहीं हुआ है, और जब एनर्जी का लॉस सबसे ज्यादा हुआ है तो रिलेटिव वेलोसिटी 0 टाइम्स U1 माइनस U2 हो गई। मैं ऐसे लिख सकता हूं, मतलब इनिशियल के मुकाबले कुछ नहीं बची, और यहां इनिशियल के मुकाबले फाइनल बराबर है। देखो यार, यहां फाइनल रिलेटिव और इनिशियल रिलेटिव सेम है, और यहां फाइनल रिलेटिव इनिशियल का 0 टाइम्स बचा है। तो बीच वाले मामले में कुछ बीच की कहानी होगी कि नहीं? यार यहां से मुझे एक आइडिया आ रहा है, किसी को आया होगा, मैं तो अपना क्रेडिट ले रहा हूं, सब न्यूटन का किया हुआ है। मुझे क्या आइडिया आ रहा है, पार्शियली इनइलास्टिक में क्या होता होगा? पार्शियली इनइलास्टिक में क्या होता होगा कि V2 माइनस V1 U1 माइनस U2 का 0 टाइम्स भी नहीं हो सकता, क्योंकि 0 टाइम्स किसका होता है? 1 टाइम्स भी नहीं हो सकता, क्योंकि 1 टाइम्स किसका होता है? क्या ये दोनों 1 टाइम्स हैं कि नहीं है? तो क्या ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी का कुछ टाइम्स होता होगा, जो कि 0 और 1 के, यानी ये टर्म 0 और 1 के बीच में होता होगा? ये एक बार पता करना पड़ेगा बॉडी का एक्सपेरिमेंट करके कि ई क्या होता है। ई को हमने एक नाम दिया है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन यानी रेस्ट में लाने की कितनी ज्यादा टेंडेंसी है, ऐसा कुछ टर्म है। अगर ई 0 है मतलब वो उनका रिलेटिव मोशन खत्म कर देगा। अच्छा क्या बताओ, ये फॉर्मूला भले अभी हमने पार्शियली इनइलास्टिक के लिए लिखा है, क्या ये तीनों के लिए नहीं हो गया? अगर मैं E0 डाल दूं, अगर मैं E1 डाल दूं, और E अगर मैं 0 और 1 के बीच में डाल दूं, तो तीनों तरह की समस्या का समाधान निकल आया। और तीनों तरह की समस्या का समाधान क्या है? एक इक्वेशन ये, और अब इसको भी बाईपास करते, ये भी बहुत पर्टिकुलर हो गई। दूसरी इक्वेशन ये, बस इन दोनों से हमारे तीनों तरह के कोलिजन हैंडल होने वाले हैं। क्या जनता समझ पा रही है? तीनों तरह के कोलिजन हैंडल होने वाले हैं। अभी हम केवल टूल्स समझ रहे हैं कि कैसे हम चीजों को हैंडल करेंगे। अभी हमने कोई क्वेश्चन एग्जांपल नहीं किया है, केवल टूल्स समझे हैं कि हमारे पास एक मोमेंटम कंजर्वेशन है और एक रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 1 टाइम्स रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। और E की वैल्यू 0 किसके लिए होती है? परफेक्टली इनइलास्टिक के लिए। E की वैल्यू 1 किसके लिए होती है? इलास्टिक के लिए। और E की वैल्यू 0 से 1 किसके लिए होती है? पार्शियली इनइलास्टिक के लिए। ऐसा करके अब हमारे पास बड़े लिमिटेड टूल हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन
और ये, और इसकी मदद से हम पूरे कॉलिजन को हैंडल करने वाले हैं। नोट कर लिया भाई लोग? हाँ भाई, सबसे पहले हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल करने वाले हैं जो हमें याद भी रखना है, कुछ कंक्लूजन्स बनाने वाले हैं। ऑब्वियसली यार इन्हीं टूल का यूज करके कुछ कंक्लूजन बनाने वाले हैं जो हमें याद भी रखना है, फायदा करेगा। तो सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन करने वाला हूं, इसको क्वेश्चन ही कहूंगा मैं, कि दो बॉडी हैं जिनका मास कैसा है, सेम है, m मास की दोनों बॉडीज हैं, u1 u2 गिवन है, u1 u2 मास m1 m2 ये सब क्या है, गिवन डेटा है। लाना क्या है, v1 v2 लाना है। और ये कॉलिजन कौन सा है, ये कॉलिजन है इलास्टिक। क्या मुझे v1 v2 ला के दिखा पाएंगे, दिखाई दें? v1 v2 लाना है भाई, और टूल्स तुम्हारे पास पता है मोमेंटम कंजर्वेशन में। तो हमारे पास पहली चीज है P फाइनल इक्वल टू P इनिशियल। शुरुआत में मोमेंटम है mu1 mu2, पहली इक्वेशन, और बाद का मोमेंटम mv1 mv2। क्या पूरे का मास सेम है, तो मास पूरे में कट जाएगा कि नहीं? तो ये इक्वेशन आ गई v1 प्लस v2 u1 प्लस u2, पहली इक्वेशन। कितने लोगों ने इतना लिख दिया है? बाकी लोग इसको भी लिखने में सोच रहे हैं क्या करा जाए। कितने लोगों का आंसर आ गया है? जिनका आंसर आ गया है ऑनलाइन वाले मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ऑफलाइन वाले बुला के दिखा सकते हैं। v1 और v2 लाना है, ये लाना है और ये लाना है। गुड क्वेश्चन। यही नहीं पता क्या लाना है तो बेचारे कैसे मेहनत करे, किस डायरेक्शन में करे। हाँ भाई, दूसरी इक्वेशन हमारे पास है v2 माइनस v1 वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू u1 माइनस u2 वन टाइम्स। अब वन टाइम्स लिखने की जरूरत याद है यार? अच्छा, हमेशा याद कैसे रहेगा, ज्यादा से कम घटाना है तो v2 ज्यादा होता है शुरू में, बाद में v2 ज्यादा होता है तो v2 माइनस v1। शुरू में कौन ज्यादा होता है, u1 ज्यादा होता है तो u1 माइनस u2, ऐसे बराबर कर देना है। पहली और दूसरी इनको सॉल्व करके आंसर कितने लोग आ गए? सॉल्व करके आंसर लाना तुम्हारे बाएं हाथ का काम है। v2 और v1 का आंसर लाना था, और जिसको लाना होता है उसको लेफ्ट में लिखा जा, राइट में लिखा जा, लेफ्ट में लिखा जाता है। अरे तो भैया u1 u2 का आंसर क्यों दे रहे हो मुझे, v1 v2 का आंसर बताओ, पलट के लिखो, मेरा कहने का मतलब है जो अननोन होता है वो लेफ्ट में।
बड़ा बढ़िया आंसर आ रहा है, याद रखने लायक आ रहा है। क्या आया? क्या आया? सही है, सही, मैंने देख लिया तुम्हारा। दोनों को ऐड कर दो भाई, ऐड करोगे तो v1 v1 कैंसिल, और यहां देखो यार u2 u2 कैंसिल, 2v2 बराबर 2u1, तो यहां से v2 का आंसर क्या आ गया? u1। और किसी एक इक्वेशन में रख देते हैं, किसी एक इक्वेशन में रख देते हैं, v2 का आंसर u1 आया है, तो u1 u1 कैंसिल, अच्छा प्लस था, तो v1 का आंसर क्या आ गया? u2। मतलब क्या हुआ कि अगर ये 5 मीटर पर सेकंड चल रहा था, ये 2 मीटर पर सेकंड चल रहा था, तो ये 2 से चलने लगा और ये 5 से चलने लगा। नियम क्या निकल के आया कि टक्कर के दौरान वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाती है ना, ये हमारा नियम निकल के आया, वेलोसिटीज हैज बीन एक्सचेंज्ड आफ्टर कॉलिजन। देखो यार, ये कंक्लूजन याद रखना काफी लॉजिकल है, याद रखने लायक है कि इसकी वेलोसिटी उसको मिल गई, उसकी वेलोसिटी इसको मिल गई। याद रहेगा कि नहीं? अच्छा, भूल जाएंगे तो कौन सी आफत आ जाएगी? क्या ये दो इक्वेशन को यूज करके आंसर नहीं ला पाओगे? तो हर चीज का अगर तुम्हारे पास रिकवरी प्लान है तो कम से कम पन्ने पलटने की जरूरत नहीं है। घर पे अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो क्या रिवीजन करने के लिए पन्ने पलटोगे ये याद रखने के लिए? नहीं, जब भी भूलो बार बार मोमेंटम कंजर्वेशन और ये लगाओ। क्यों लगाओ? क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जिनमें तुम्हें ये लगाना ही पड़ेगा। तो तुम्हें जिस चीज की कोर प्रैक्टिस करना है, इस चीज को रटने की जरूरत, रट जाए तो अच्छी बात है, नहीं रट जाए जितने बार करना पड़े हर बार करो। बात समझ में आ गई है? एक और कंक्लूजन हम लोग बनाने वाले हैं इस बार। अच्छा, एक और बात, जैसे मैं कह दूं एक बॉडी v वेलोसिटी से आ रही है और एक रुकी है, सेम मास की दोनों बॉडीज हैं, बताओ इनका भविष्य क्या होने वाला है? इसका नाम 1 दे देते हैं, इसका 2 दे देते हैं, बताओ क्या होगा? 1 वाली रुक जाएगी और 2 वाली, यही तो मतलब हुआ एक्सचेंज का। ये रुकी थी, ये मोशन में थी, तो इसका मोशन उसे मिल जाएगा और ये वाला रुक जाएगा। एक्सचेंज का यही मतलब निकलता है। चलो, एक और हम लोग कंक्लूजन बनाने वाले हैं यूजिंग द सेम टूल। ये हल्की बॉडी है, ये बहुत भारी है, मतलब जैसे कि हम एक टेनिस की बॉल ट्रक पे मारें, ऐसी कहानी है। तो ऑब्वियसली यार वो वापस आ जाती है उसी वेलोसिटी से। रूल बनाना है कि क्या होगा, अभी हमें नहीं पता क्या होगा, ठीक है? ये अगर u1 से है, ये u2 से है, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी और इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये हमें निकालना है। और हमारे पास टूल्स क्या हैं? अरे टूल्स वही है, P फाइनल बराबर P इनिशियल, और दूसरा क्या, v2 माइनस v1 इज इक्वल टू u1 माइनस u2। क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि m1 m2 में m2 m1 से बहुत ज्यादा है, इसका मतलब है कि m1 और m2 का रेशियो वो 0 को टेंड करेगा। कुछ ऐसे सोचो यार, m1 1 kg है और m2 1000 kg है, तो क्या ये आंसर बहुत छोटा आएगा कि नहीं? बस मेरा है। चलो, इस बात का हमें फायदा उठाना है। टक्कर के बाद m1 v1 m2 v2 m1 u1 m2 u2, पहली इक्वेशन तो हमने ये लगा दी, मोमेंटम कंजर्वेशन। अभी मैं यहां एक काम करने वाला हूं, इस बात का फायदा उठाने वाला हूं। क्या करूं? पूरे में m2 से डिवाइड कर रहा हूं, यहां भी और यहां भी। फायदा, m1 बाई m2 इंटू v1 प्लस v2, यार m2 इंटू कैंसिल, v2 आएगा, m1 बाई m2 इंटू u1 और ये आएगा u2। डन। मुझे बताओ, मैंने अभी अभी बताया m1 और m2 का रेशियो ये 0 को टेंड करेगा, तो ये टर्म क्या हो गया और ये टर्म क्या हो गया? तो v2 बराबर क्या आ गया?
ये एक कंक्लूजन निकला है और ये कंक्लूजन सबको पता था, फील होता है। बताओ, ट्रक में अगर टेनिस की बॉल फेंक दी तो ट्रक की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? अरे जितनी थी उतनी रहेगी। हैवी बॉडी की वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं आएगा। नो इफेक्ट इन वेलोसिटी ऑफ हैवी बॉडी। हैवी बॉडी पे छोटी मोटी टक्कर का कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये कंक्लूजन है। और ये कंक्लूजन क्या याद रखने लायक है? क्या इसके लिए मैथ्स लगाना पड़ता है, या ये तुम्हें फील होता है? फील होता है कि अगर हमने अपनी बुलेट ट्रक में जाके दे मारी तो जो हम बुलेट के नाम का दम भरते हैं कि बहुत मजबूत गाड़ी, बहुत लोहा लाट गाड़ी है, वो नजर आएगा क्या टक्कर के बाद? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा यार। ट्रक को कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, बाइक और बाइक वाले को बहुत फर्क पड़ने वाला है। हाँ, तो तुम्हारी बुलेट से ज्यादा सेफ तो नैनो कार है यार। जो लोग नैनो का मजाक बनाते हैं बुलेट में बैठ के, उनको पता होना चाहिए कि किसी भी केस में अगर दोनों का डेटा निकालोगे ना तो ज्यादा कैजुअलिटीज किसकी होंगी? बुलेट वाले की। उससे सेफ तो नैनो कार है। कोई भी 0 स्टार रेटिंग कार बाइक से ज्यादा सेफ होती है। वापस आ जाते हैं यार अपने डिस्कशन में, नहीं तो लंबा खिंच जाएगा। हैवी बॉडी को कोई फर्क नहीं पड़ना है। छोटी बॉडी का क्या होगा? अगला सवाल। जिससे आई है ऐसा नहीं है, मैं यही क्लियर करना चाहता हूं। हमने यार पहली इक्वेशन का यूज कर लिया, अभी दूसरी इक्वेशन का यूज करना। तो मैं एक काम करता हूं, V2 को U2 लिख दूं। तो देखा, V2 मैंने U2 लिखा है, V1 का आंसर मुझे लाना था। V1 उधर भेज देते हैं, U2 इधर भेज देते हैं और U1 इधर। तो V1 का बड़ा गंदा सा आंसर आया, याद रखने का तो किसी का मन भी नहीं करेगा। ये आया है आंसर। मतलब ये वो नहीं है जो तुम कह रहे थे कि जितने से आया उतने से। तो क्या इसको रटना चाहेंगे? मैं इसका डब्बा हटा देता हूं क्योंकि ये रटा तो नहीं जाएगा। तो अच्छी बात पता है क्या है कि तुम्हें ये इक्वेशन याद रहती है, ये, अरे ये याद रहती है कि नहीं? और ये याद रहेगा कि हैवी बॉडी को कोई फर्क, हैवी बॉडी को घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता, ये याद रखना है बस। ये तो याद रहता है ना? अब इस वेलोसिटी को उठा के यहां रख दो तो ये आंसर खुद म खुद आ जाएगा। और क्या ये फॉर्मूला भूल जाओगे क्या? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ई टाइम्स, यार ये तो बार बार यूज होना है तो ये तो तुम्हें याद रखना ही पड़ेगा। ये जरूर बहुत कम यूज होना है, बल्कि मैं शायद ही कोई क्वेश्चन देखा हूं जिसमें इसकी जरूरत पड़ती है। तो ये कंक्लूजन याद रखने की जरूरत नहीं है, हमें जब जरूरत पड़ेगी तो इसमें रख के निकाल लेंगे। लेकिन सर ऐसा कुछ पढ़ा तो है कि जितने से जाता है उतने से लौट आता है, वो क्या था? यस यस यस, वो भी मैं बताने वाला हूं। वो सब केस है, इसी में मैं एक सब केस बना रहा हूं। सब केस क्या है? सब केस है कि हैवी एट रेस्ट, मतलब कि बड़ी बॉडी रुकी है, M2 मास रुका है और उसमें एक छोटा सा मास किसी वेलोसिटी से आके टकराया। तो रूल क्या था कि जो बॉडी हैवी है उसकी वेलोसिटी में घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, यानी 0 है तो 0 रहेगी। फर्क किसको पड़ना है? छोटी बॉडी को। तो हम V2 माइनस V1 इक्वल टू U1 माइनस U2 लगाते हैं। बताओ यार, इसको मैं सेकेंड बॉडी कह रहा हूं, इसको फर्स्ट बॉडी। सेकेंड बॉडी का V2 क्या है, U2 क्या है? तो V1 का आंसर आएगा माइनस U1। मतलब क्या हुआ कि जितने से जाएगा उतने से वापस। ये भी सही बात है, तुम्हें सही याद आ रहा था, मगर ये भूल गए हो तुम लोग कि कब होता है, जब ये रेस्ट पे हो। तभी यार मैथ्स काम आती है, जब हमें स्यूडो नॉलेज हो, हल्का फुल्का पता हो, तब ये मैथ्स काम आती है। तो मैथ्स क्या बता रही है कि हर केस में ऐसा कब कैसा होता है, जब हैवी रुकी हो और हल्की वाली उसको टकराए, तो जितने से आएगा उतने से जाएगा, हैवी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। याद रहेगा भाई?
हाँ भाई, तो हम लोगों ने यार इलास्टिक कोलिजन के लिए दो कंक्लूजन बनाए हैं और ले दे के हमारे पास हर तरह के कोलिजन के लिए दो ही टूल हैं, एक मोमेंटम कंजर्वेशन और एक वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ई टाइम्स वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक है, अच्छा एक दोनों कंक्लूजन को समेटता हुआ एक क्वेश्चन है, जरा ये क्वेश्चन देखें। ये एम मास की है, ये किसी भी वेलोसिटी से चल रहा है और यहां एक दीवार है हैवी। बता यार क्या होने वाला है, इसका नाम वन बॉडी बोल दो, इसका नाम टू, बताओ क्या होने वाला है, बस ऐसे ही मेरा क्वेश्चन है, क्या होने वाला है। सारे सारे कोलिजन, ऑल कोलिजन्स आर इलास्टिक, सारे कोलिजन इलास्टिक हैं, क्या होने वाला है मेरा क्वेश्चन है। ये वी वेलोसिटी से जाएगा, सेम मास से टकराएगा, तो इसके अंदर वेलोसिटी आ जाएगी और ये वाला रुक जाएगा। अभी अभी पढ़ा है कि नहीं। फिर क्या होगा, फिर ये वाली बॉडी हैवी बॉडी से टकराएगी जो कि कैसे थी, रेस्ट पे थी, और टकराएगी तो जिस वेलोसिटी से गई है उसी से लौट आएगी। फिर क्या होगा, फिर इसकी मुलाकात फिर से पहले वाली बॉडी से होगी, तो ये वाला चल देगा और ये रेस्ट पे आ जाएगा। क्या पूरी घटना समझ पा रहे हैं, क्या क्या होगा, कोई दिक्कत है। ये आया, वेलोसिटी एक्सचेंज हुई, वो चला, फिर हैवी बॉडी मिल गई तो जितने से टकराया उतने से लौट आया, और लौटने के बाद फिर टकराया, यही होगा कि नहीं। डन। क्वेश्चन पूछा है मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, मतलब हम किस कॉलिजन की बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा लॉस किस में होता है, परफेक्टली इनइलास्टिक। तो एक बॉडी एम मास की यू स्पीड से आई, दूसरी रेस्ट पे है, तो बताओ थोड़ी देर बाद क्या होगा। क्यों, सेम मास के केस में एक ये वाला चल देगा और ये वाला रुक जाएगा, नहीं पड़ा अभी, लेकिन वो केवल किसके लिए है, इलास्टिक के लिए, सब केस में ऐसा नहीं होता है। तो अब अगर मैंने कहा मैक्सिमम लॉस हुआ है, तो इसका मतलब दोनों बॉडीज एक दूसरे के साथ चिपक के साथ में चलेंगी और वी डैश अननोन होगा। तो मेरा पहला क्वेश्चन चलो इजी कर देता हूं, 0.5 नंबर क्वेश्चन है ना, वेलोसिटी आफ्टर कॉलिजन बताना है, बता पाओगे यार, टक्कर के बाद क्या वेलोसिटी होगी, बता दोगे। अरे बता दो, क्या एक लाइन मन में नहीं होल्ड कर पाते हो। v2 माइनस v1 बराबर 0 होता है मैक्सिमम। इसमें हम मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हैं, p फाइनल 2m इंटू वी डैश, पूरा मास साथ में चलने लगा वी डैश से, ये हो गया p फाइनल, और शुरू में mu प्लस m0, एक चल रहा था और एक रुका था, तो बताओ वी डैश का आंसर कितना आ गया, u/2। क्या पहला क्वेश्चन 0.5 नंबर क्वेश्चन हो गया, कोई दिक्कत है। दूसरा क्वेश्चन है मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो क्या ये केस
लॉस का ही केस था, है ना। लॉस कैसे निकालते हैं? के इनिशियल पूरे सिस्टम का माइनस के फाइनल पूरे सिस्टम का, लॉस उसी से निकलता है। तो शुरू में काइनेटिक एनर्जी किसके अंदर थी? इसके अंदर कितनी थी? हाफ एम यू स्क्वायर प्लस 0। यार इसके अंदर थी, इसके अंदर नहीं थी। बाद में किसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है? दोनों के अंदर है। कितना? हाफ 2m इंटू किस वेलोसिटी से चल रही है दोनों? u/2 से। क्या सॉल्व करके निकाल लेंगे कितना लॉस हुआ है? हाफ एम यू स्क्वायर माइनस 1/4 एम यू स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1/4 एम यू स्क्वायर। ये मैक्सिमम लॉस है। कंफर्म करें यार कितने लोग आ गया है? 1/4 एम यू स्क्वायर ये मैक्सिमम लॉस है। क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 कि हमें ई बताना है। ई अगर लॉस मैक्सिमम ना हो, अच्छा लॉस मैक्सिमम होगा तो परफेक्टली, और अगर उससे कम होगा तो वो पार्शियली इनइलास्टिक हो गया। और पार्शियली इनइलास्टिक में ई निकाला जा सकता है। और ई का फॉर्मूला क्या होता था? v2 माइनस v1 ई टाइम्स u1 माइनस, यानी ई अगर कोई लाना चाहता है तो हमें क्या चाहिए? क्या चाहिए? हमें v2 चाहिए, v1 चाहिए, u1 चाहिए, u2 चाहिए, तभी तो ई निकलेगा। तो यार u1 पता है कितना है? u2 कितना है? 0। v2 माइनस v1 आएगा तो ई मिल जाएगा। क्या इतनी बात सबको समझ? v2 माइनस v1 आएगा तो ई मिल जाएगा। v2 माइनस v1 कैसे निकालें? v2 माइनस v1 चाहिए हमें। कौन सा क्या लगाएंगे? ये क्या बताओ, ये जो आंसर आया था ये परफेक्टली इनइलास्टिक के लिए था, और क्वेश्चन नंबर 2 ये परफेक्टली इनइलास्टिक के लिए है ही नहीं, ये पार्शियली इनइलास्टिक के लिए है। पार्शियली इनइलास्टिक के लिए है तो v1 v2 दोनों लाना अभी पड़ेगा। उसके लिए हमारे पास क्या टूल्स हैं? हाँ वो तो लग गया, वो तो लग गया, अब दोबारा लगाना नहीं है। ये लग गया। अब हमारे पास दो चीजें हैं, एक तो मोमेंटम कंजर्वेशन, mv1 mv2 mu1 mu2, u1 u था तो ये आ गया v1 प्लस v2 इक्वल टू u। एक तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है, दूसरा यार दूसरा ये तो लगा दिया, आप थोड़ी लगा सकते हैं। दूसरा एक चीज इन्होंने एक और बोली है, क्या? लॉस इज हाफ ऑफ अबव। ये क्या दिया है? काइनेटिक एनर्जी का लॉस इस आंसर का आधा है। तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस क्या होता है? पहले तो लॉस होता है इनिशियल माइनस फाइनल, और वो कितना दे रखा है? 1/8 एम यू स्क्वायर। ये क्वेश्चन में दे रखा है, इस बात का अभी हमने कोई यूज नहीं किया है। के इनिशियल माइनस के फाइनल 1/8 एम यू स्क्वायर। के इनिशियल
एक के अंदर था के फाइनल v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या 1/8 mu स्क्वायर। थोड़ा गंदा है, बट क्या इस लाइन में v1 v2 दो अननोन है और इस लाइन में v1 v2 दो अननोन है। v1 v2 अगर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, e आ जाएगा। मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहा हूं ताकि लोगों को घबराहट कम हो। 2 2 कट जाएगा, यहां 4 आ जाएगा। यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 4 बराबर v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर इज इक्वल टू 3u स्क्वायर बाई 4। ये हमारा मॉडिफाइड इक्वेशन है। थोड़ा ज्यादा हो गया है। v2 माइनस v1 हमें लाना है तो ये आ जाएगा। थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। v1 प्लस v2 और ये v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, इसकी मदद से v1 v2 लाया जा सकता है। थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी। हाँ, कितना आ रहा है 1/, हाँ v1 हाँ बताएं इसमें फिर हाँ 2v1 v2 कैसे आया? हाँ v2 v1 का रिलेशन भर लाना है हमको। थोड़ी देर के लिए नीट वाले आंखें बंद कर लें। तुम्हें पता है v1 प्लस v2 के होल स्क्वायर का परफेक्ट स्क्वायर होता है v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2, और इसका होता है v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2। दोनों को ऐड कर देंगे तो वो आएगा 2v1 स्क्वायर प्लस 2, नहीं चलो मुझे बताओ v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर का सम कितना लिखा है 3u स्क्वायर बाई 4। v1 प्लस v2 ये हमें पता है कितना है u, और v1 माइनस v2 इसकी हमें तलाश है। ठीक है, u स्क्वायर माइनस 3u स्क्वायर बाई इज इक्वल टू प्लस
v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर, v2 तो कौन ज्यादा होगा, v2 ज्यादा होगा ना, या u स्क्वायर बाय 2 माइनस v2 इक्वल टू आएगा प्लस माइनस u2। बेसिकली v2 ज्यादा है तो v2 माइनस v1 का आंसर, ठीक है। अच्छा ई के लिए हमें क्या चाहिए था, अच्छा नीचे होगा, सर ई के लिए हमें क्या चाहिए था, v1 माइनस v2 चाहिए था, v1 माइनस v2 आ गया, कितना आया है 2/√2 अपॉन u, तो ये कितना आ गया 1/√2। थोड़ा ज्यादा हो गया यार, मुझे अंदाजा नहीं था, मैंने ये सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, केवल एक ही क्वेश्चन था मेन, जो पहला वाला था वो सबको समझ में आ गया, जो जेई वाले हैं वो दूसरे तक ध्यान दें। कैसे, हाँ 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 यार, लेकिन माइनस दोनों में आता ना बेटा, ये प्लस में प्लस है दोनों में भाई, एक में माइनस एक में प्लस थोड़ी आएगा, नहीं, ये बीच में माइनस कैसे आया, इधर इधर दोनों जगह माइनस आएगा ना, हाँ अलग आया है आंसर, यही आंसर है, और इसका कोई इजी सॉल्यूशन दिख नहीं रहा है, यही सॉल्यूशन है। तो जो नीट वाले लोग हैं वो केवल फर्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दें, दूसरे को लेके परेशान न रहे, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, जेई वालों के लिए सब जरूरी है, सुनते रहें। मैं नॉट फॉर नीट लिखना भूल गया हूं इसमें, डन। सॉल्विंग थोड़ा गंदी है, और जो स्टेप यूज किया है वो मैथ्स का फ्रीक्वेंट स्टेप है, कई क्वेश्चन जो मैथ्स में तुम करते हो तो इन चीजों का सहारा लेते हो, मैथ्स वाला याद आ रहा है भाई, कौन कौन है मैथ्स वाले, कुछ ऐसा याद आ रहा है मैथ्स वाले ऐसे यूज करते हैं टूल्स, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकता है, कोई भी नॉलेज को गेन करने में किसी कोई लिमिटेशन नहीं, ऐसे ही कुछ कर रहे थे क्या, तुम्हारा समझ नहीं आया मुझे, तो U2 U1 U2 फंस रहा होगा, उसका क्या, यही आया था, ये हाँ, अच्छा बताओ, v1 प्लस v2 का स्क्वायर होता है 2v1 v2, और इसका स्क्वायर माइनस 2v1 v2, ये कैंसिल हो गया, कितना आएगा 2v1 स्क्वायर, तो इसको एक इक्वेशन बना के लिख दिया मैंने कि ये चीज ये होती है, फैक्ट है तो इसका यूज कैसे कर लिया है, हमने दो चीजें रख दी हैं तो तीसरी अपने आप आ गई, तीसरे की हमें जरूरत थी। लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी पे क्वेश्चन कभी भी आ सकते हैं, पहले मोमेंटम कंजर्वेशन और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ई टाइम वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, इसकी मदद से v1 v2 लाना, फिर लॉस पूछना, ये फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है। चलो कुछ और क्वेश्चंस हम लोग करते हैं, एक 0.01 kg की बुलेट 0.49 kg के बॉब के साथ टकराता है, एक ब्लॉक के साथ टकराता है, ठीक है, मैं पहले सबसे सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि टक्कर के तुरंत बाद क्या ये बुलेट इसके अंदर धंस जाएगी, तो एक कॉमन वेलोसिटी आएगी, वो कॉमन वेलोसिटी v के टर्म में दे सकते हैं,
क्या लगाने वाले हैं? लेंथ एल है। चलो पहले इतना क्वेश्चन बताएं कि मुझे इसकी वेलोसिटी पता है v, v डैश का आंसर लिख सकते हैं। ये कौन सा कॉलिजन है? अगर कोई चीज उसी के अंदर धस गई तो रिलेटिव सेपरेशन क्या हो गया? जीरो। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जीरो। तो ये कौन सा परफेक्टली? तो इस सीन के लिए हम पी इनिशियल पी फाइनल लगा सकते हैं एक ही इक्वेशन से। पी इनिशियल कितना? एम वी। पी फाइनल कितना? एम प्लस कैपिटल एम वी डैश। ये दिया था 0.01, ये हो गया 0.01 प्लस 0.49 वी डैश। 0.50 वी डैश इज इक्वल टू 0.01 वी। वी डैश का आंसर निकल आया। हाँ वी निकालना है ना। वी लाने के लिए पहले हमें वी डैश लाना पड़ेगा। अब मुझे बताओ इस घटना के बाद, यार ये घटना परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है तो इसमें एनर्जी का लॉस इन्वॉल्व हुआ है। मोमेंटम कंजर्वेशन हमेशा काम करता है। अब इस घटना के बाद क्या होना है कि ये बॉब यहां से कुछ ऊंचाई तक जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में कहा गया है कि ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन तक पहुंच जाता है। कहां तक पहुंच जाता है? अब तुम याद करो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में पहुंचने के लिए ये वेलोसिटी कितनी होना चाहिए? ये हमने सर्कुलर मोशन में पढ़ा है, √2gl होना चाहिए। यानी एक तरह से v डैश का आंसर क्वेश्चन में दे रखा है, तो क्या v निकल आएगा? समझ ले आराम से। v डैश इतना होना चाहिए कि यहां तक पहुंच जाए, और ये काम हम सर्कुलर मोशन में कर चुके हैं कि v डैश √2gl होना चाहिए। तो क्या v डैश को मैं लिख देता हूं, v डैश बराबर v/5 आया है, यहां लिखना है √2gl v/5। तो क्या v का आंसर निकल आएगा? v का आंसर आएगा 5√2gl। हाँ ये 50 आ रहा है, तो 50√2gl आएगा। क्वेश्चन में और डेटा न्यूमेरिकल देते तो हम शायद इसका एग्जैक्ट आंसर निकाल लेते। फिलहाल थोड़ा मिक्स हो गया है, मास दिया है बट क्लियर है, कोई दिक्कत है? तो ये क्वेश्चन क्या है कि इतने हिस्से के लिए हम मोमेंटम कंजर्वेशन लगा रहे हैं और उसके बाद के हिस्से के लिए हम क्या लगा रहे हैं? एनर्जी कंजर्वेशन। किसी के दिमाग में ये ख्याल आ सकता है क्या सर यहां इनिशियल ले लें और इसको फाइनल ले लें और इस पोजीशन से सीधे इस पोजीशन के लिए एनर्जी कंजर्वेशन लगा दें, तो क्या करा जा सकता है? क्वेश्चन यस वाले हाथ उठाएं। मैं क्या कह रहा हूं, बुलेट की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बॉब की काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल जी के सम के बराबर होगा। ट्रू वाले हाथ उठाएं, फॉल्स वाले हाथ उठाएं। फिर से सुन लें, पहले बुलेट के अंदर काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल जी जीरो है, इसको मैं जीरो मान लूं। बाद में इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई है और पोटेंशियल जी mgl हो गई है। तो क्या हम मैकेनिकल जी कंजर्वेशन सीधे लगा सकते हैं या नहीं? यस वाले हाथ उठाएं, नो वाले हाथ उठाएं। नो वाले, नो सही आंसर है। क्यों? क्योंकि बीच में कॉलिजन इन्वॉल्व हुआ है जिसमें एनर्जी का लॉस हुआ है, और जब लॉस हुआ है तो इस इनिशियल और इस फाइनल को एक बार में डिस्कस नहीं किया जा सकता। क्या जनता समझ पा रही? इसीलिए बीच में हमने पहले क्या लगाया है? मोमेंटम कंजर्वेशन, इसका v डैश ला दिया है, फिर एनर्जी कंजर्वेशन लगाया है, क्योंकि टक्कर के बाद फिर कोई लॉस, क्या जनता समझ पा रही? सीधे क्वेश्चन को नहीं किया जा सकता। टक्कर में लॉसेस होते हैं अगर वो इलास्टिक नहीं है, तो ये इलास्टिक तो नहीं है। डन। इसी का एक भाई क्वेश्चन है बगल में। अच्छा ये वाला दिया है, ये दिया है नहीं, ये सब दिया है, आगे दिया है। ओके ये वाला क्वेश्चन ऐसा है, यहां एक दीवार है, क्या क्वेश्चन है? नहीं, एक और क्वेश्चन है।
अच्छा, ये मास इससे जुड़ा है और एक बुलेट इसको हिट करी है, v वेलोसिटी से बुलेट इसको हिट करती है, इसका स्मॉल m मास है, इसका कैपिटल M मास है। ओके, क्वेश्चन है मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग बुलेट के बारे में बोला गया है कि बुलेट आती है और इसके अंदर स्टिक कर जाती है, इसके अंदर जाके धंस जाती है। धंसने के बाद क्या ये पूरा सिस्टम स्प्रिंग को कंप्रेस कराएगा? पूरी कहानी समझ में आ रही है? पहले बुलेट इसके अंदर धंसती है और फिर दोनों स्प्रिंग को कंप्रेस कराते हैं। तो मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग बताना है। ठीक, और कोई? पूरे स्टेप्स कहाँ हैं? बी डैश लाया है, निकाल लेंगे फिर उसके बाद फिर हाफ हाँ एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते। बिल्कुल यार, पिछले क्वेश्चन का भारी डिस्कशन है। वहां पोटेंशियल जी बढ़ रही थी ग्रेविटेशन वाली, यहां स्प्रिंग वाली है। बदर इस घटना से इस घटना के लिए हमें क्या लगाना है? मोमेंटम कंजर्वेशन। इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स इन्वॉल्व नहीं है। ये कौन सा कॉलिजन है? परफेक्टली इनइलास्टिक। एक बार बॉडी अंदर धंस गई तो साथ में चलेंगे, रिलेटिव मोशन नहीं होना है। तो पहले किसके अंदर मोमेंटम था? बुलेट के अंदर, ब्लॉक क्रेस्ट पे था। बाद में दोनों मास किसी वी डैश से चलने लगे तो क्या वी डैश कितना आ गया? mv अपॉन m प्लस कैपिटल M। ये वी डैश आ गया। और अब जब इसके अंदर वी डैश आ चुका है तो अब क्या होना है? अब जाके ये स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा। तो क्या यहां से यहां के बीच में कोई लॉस ऑफ एनर्जी इन्वॉल्व नहीं है? जो लॉस होना था हो गया। अब लॉस तो हम यहां से यहां के लिए लगा सकते हैं के इनिशियल यू इनिशियल, के फाइनल यू फाइनल लगा सकते भाई। काइनेटिक एनर्जी अभी किसके अंदर है? दोनों साथ साथ चल रहे हैं किसी वी डैश स्क्वायर से। ये दोनों साथ साथ चल रहे हैं किसी वी डैश से, तो हाफ m प्लस कैपिटल M वी डैश स्क्वायर। और बाद में ये रेस्ट पे आ जाएगा, मतलब के फाइनल क्या होना है? 0। और स्प्रिंग के अंदर क्या आ जाएगा? हाफ के एक्स स्क्वायर। तो क्या x निकाल सकते हैं? कि x मैक्स। ये स्क्वायर से एक कट जाएगा तो x मैक्स का चक्के इधर पहुंचा देते हैं। x मैक्स का आंसर आ रहा है mv0 अपॉन अंडर रूट के m प्लस कैपिटल M। कितने लोग आ गया है? डन। हटा दें? किसी को कोई दिक्कत है? पिछले क्वेश्चन में भी ये जो मैंने √2gl सीधे लिख दिया था ना, ये यहां से यहां तक का के इनिशियल यू इनिशियल के फाइनल यू फाइनल से ही निकलता था। यानी हमने पहले मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया है
और उसके बाद के इनिशियल यू इनिशियल के फाइनल यू फाइनल, ये रूट 2gl ऐसे ही थोड़ी आ गया, ये तो हम ऐसे ही निकालते थे पहले। ठीक, एक और क्वेश्चन ये वाला दिया है, ये क्वेश्चन बिल्कुल शुरू में मैंने इसी को समझाया था। क्वेश्चन में कहा गया है इसका मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा। तुम्हें याद है इसका मैक्सिमम कंप्रेशन कब हुआ करता था? किसी को याद है? मैंने शुरू में आज ही की क्लास में शुरुआत, एक समय ऐसा आता है जब m2 की वेलोसिटी बढ़ के v डैश हो जाएगी और m1 की घट के v डैश हो जाएगी, उस समय स्प्रिंग सबसे ज्यादा कंप्रेस्ड होती थी। ये इंस्टेंट याद होना चाहिए। ये बढ़ के v डैश हुआ है और ये घट के v डैश हुआ है, और इसके पहले लगातार पीछे वाला तेज था, तो इनका कंप्रेशन चल रहा था। अब कौन तेज हो जाएगा? आगे वाला। तो अब इनका चेक शुरू हो जाएगा एक्सपांसन। इसका मतलब एक्सपांसन होने से ठीक पहले ये वो सीन है जब मैक्सिमम कंप्रेशन है। मैक्सिमम कंप्रेशन क्या करना है खुद सोचें, फिर मैं मदद करूंगा। पहले खुद सोचें कि क्या करना है। ये मोशन यार आगे बड़ा अजीब होना है, कंप्रेशन एक्सपांशन कंप्रेशन ऐसे चलता जाएगा, लेकिन हमें इस इंस्टेंट का डिस्कशन करना है। क्या ये कॉलिजन कौन सी कैटेगरी का है? इलास्टिक है। खैर, लेकिन बीच का डिस्कशन किया है। ये इनिशियल, कम से कम हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन तो लगा ही सकते हैं, लॉस तो नहीं होना है। हाँ भाई, कुछ करेंगे? पूरे सिस्टम का लिख दिया है क्या?
क्या लगाया है कुछ सर यहाँ पे पहले एक के अंदर है। ये सर काइनेटिक एनर्जी इनिशियल है, पोटेंशियल हाँ एनर्जी जीरो है, ये के फाइनल है। ये के फाइनल है, और ये पोटेंशियल एनर्जी उस मोमेंट की हाफ के वी डैश कैसे निकाला? वी डैश से मोमेंटम हाँ कंजर्वेशन हाँ से मोमेंटम ये कंजर्वेशन, ये लगाना है लेकिन आंसर सही नहीं आ रहा है। M1 हाँ वी डैश आ गया, तो V के dash इनिशियल यू इनिशियल जीरो है, के फाइनल हाफ दिस इंटू वी डैश स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। हाँ ये सब सही है बट आंसर सही नहीं लग रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। सर ये मैंने निकाला पहले हाँ वी डैश, ये इनिशियल वाला ये यहाँ पे M1 रखेंगे ना पहले में, या हाँ दोनों उसी के अंदर तो था। हाँ और फिर ये हुआ kx स्क्वायर प्लस हाँ प्लस ये हुआ, ठीक है यही करना है। आंसर क्या आया? M1 यूज करना है। हाँ ऐसे ही कुछ आ रहा है। और कोई? हाँ भाई, तो इसका ये जो वी डैश है, ये वी डैश लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अरे वी डैश लाने के लिए पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल कर सकते हैं। ये एक तरह से परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन जैसा सीन बना है। हालांकि ये बाद में आगे पीछे हो जाएंगे, ये एनर्जी लॉस नहीं होने वाली है, लेकिन ये इस इंस्टेंट के लिए हम लगा रहे हैं। पहले एक के अंदर मोमेंटम था, बाद में दोनों के अंदर मोमेंटम आ गया, तो वी डैश का आंसर कितना आ गया? m1u अपॉन m1 प्लस m2। ये वेलोसिटी इन दोनों की इस वक्त है। कितने लोगों ने इतना काम कर लिया है? कम से कम इतना तो करना ही चाहिए। अब मुद्दा क्या है, हमें यार इसका कंप्रेशन बताना है ना। तो इनिशियल ये है, फाइनल सीन ये है। क्या इस प्रोसेस में कोई एनर्जी का लॉस हुआ है या नहीं? अरे ये कोई इनइलास्टिक कोलिजन थोड़ी है, लॉस थोड़ी हुआ है। तो क्या ये एनर्जी जो काइनेटिक थी पहले और जो बाद में एक जैसी होगी? नहीं, काइनेटिक का कुछ हिस्सा कहां चला गया है? पोटेंशियल में, वो लॉस नहीं हुआ है। तो हम क्या लगा सकते हैं यहां पे? इस इनिशियल और इस फाइनल के लिए के इनिशियल यू इनिशियल, के फाइनल यू फाइनल, बस ये लगाओगे तो आंसर आ जाएगा। बताओ के इनिशियल पहले किसके अंदर था? हाफ m1 u1 स्क्वायर, और पोटेंशियल जी बिल्कुल नहीं थी क्योंकि स्प्रिंग रिलैक्स थी। बाद में के फाइनल, क्या के फाइनल जीरो हो गया है? नहीं, के फाइनल हाफ m1 प्लस m2 इंटू वी डैश स्क्वायर हो गया है। वी डैश हम लोग ला चुके हैं। u1 लिखने की जगह u लिख दो यार, दो है ही नहीं। u फाइनल कितना? हाफ के एक्स स्क्वायर, यही x हमें लाना था। क्या सॉल्व करके x निकल आएगा? आंसर में कुछ अंतर आया? नहीं, नीचे ऐसा कुछ नहीं आ रहा है। हाफ 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 कैंसिल, m1 u स्क्वायर माइनस m1 प्लस, तो क्या m1 प्लस m2 और एक m1 प्लस m2 कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, एक कट गया है और यहां आएगा kx स्क्वायर। इसको थोड़ा सॉल्व करना है। मैं इन दोनों में क्या m1 u स्क्वायर ले लेता हूं। इन दोनों टर्म में m1 u स्क्वायर कॉमन है, यहां बचेगा 1 और यहां बचेगा m1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 u स्क्वायर, m1 प्लस m2 एलसीएम ले लेते हैं, तो यहां m1 प्लस m2 आएगा, तो m1 m1 खत्म हो गया। m1 m2 u स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 और k उधर चला जाएगा, k इधर आ गया है। और अब इसका अंडर रूट करना है बस, तो x का आंसर आएगा अंडर रूट अपॉन k इंटू यू। कितने लोग आ गया है?
नोट कर लिया भाई? तो अगली क्लास कब है? मंडे। याद रहेगा या बताना पड़ेगा? किसका? मंडे, इस मंडे को है? अरे क्लास खत्म नहीं हुई अभी, क्यों जा रहे हो तुम लोग? मंडे टेस्ट है क्या? अरे यार, टेस्ट वेंसडे को कर ले। हाँ ठीक है, बात वही है, ठीक है। वेंसडे को क्लास होगी, सॉरी मंडे को क्लास होगी, वेंसडे को टेस्ट होगा। हाँ ग्रुप में डाल देंगे। हाँ बताएं। ये दूसरी बार तो नहीं टल रहा टेस्ट, पहली बार टल रहा। एक टलना तो चलता है। इलास्टिक कोलिजन क्या होता है कि कोई बॉडी, यार ये कोलिजन किसका चल रहा है? बॉल्स का फ्लोर के साथ। तो यहां फ्लोर एक सेकंड बॉडी है, ये सेकंड बॉडी है, और फ्लोर मतलब अर्थ हो गया, एक हैवी है कि इसकी वेलोसिटी जीरो है, हर हाल में जीरो रहेगी। यानी अब हम कोलिजन क्या डिस्कस कर रहे हैं कि एक हल्की बॉडी है, एक भारी बॉडी है, और ये भारी बॉडी इतनी भारी है कि इसके मोशन में कोई फर्क नहीं आएगा। और ये डिस्कशन तीन केस में करना है, इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक और पार्शियली इनइलास्टिक। मतलब यार परफेक्टली इलास्टिक में कोई बॉल अगर एच ऊंचाई से गिरी तो गिरने से ठीक पहले इसके अंदर वेलोसिटी आ जाएगी, कितनी आ जाती है? हाँ, इसकी वेलोसिटी आएगी √2gh। ठीक है, इसके बाद क्या होगा? जितनी स्पीड से टकराई उसी स्पीड से वापस जाएगी, और जब स्पीड वही है तो फिर से वो उसी ऊंचाई पे जाएगा, फिर क्या होगा? फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। इसकी लाइफ में कभी कोई, हाँ, हमेशा चलता रहेगा। और सबसे बड़ी बात, हर बार सेम ऊंचाई अचीव करेगा, हर बार टक्कर के पहले और टक्कर के बाद। देखो प्रैक्टिकली ऐसा संभव नहीं है, बट आइडियली, मतलब एयर ना हो और ये जो बॉल हो एकदम इलास्टिक मटेरियल की बनी हो, फ्लोर भी इलास्टिक मटेरियल का हो, तो ऐसा जिंदगी भर हो सकता है आइडियल कंडीशन में, और आइडियल कंडीशन होती नहीं है, बस ये समझ लो। तो आइडियली इलास्टिक कोलिजन में कुछ बात करने जैसा है क्या? कोई पूछे बताओ ये जिंदगी भर में कितनी दूरी चलेगा, तो तुम कहोगे इनफाइनाइट, क्योंकि चलता ही रहेगा। गुड, बिल्कुल सही टाइम पे आया, अभी अभी फ्लोर का कोलिजन शुरू हुआ है, बिल्कुल सही टाइम पे आया। मंडे को एक क्लास बढ़ा दी गई है, डन, और टेस्ट वेंसडे को शिफ्ट कर दिया गया है, तो अगले हफ्ते 5 दिन आना है। चलो यार, हाँ भाई इधर वापस आते। इलास्टिक में डिस्कशन जैसा कुछ है नहीं, इसकी जिंदगी में ये हमेशा उसी ऊंचाई को बार बार छूता रहेगा। बात क्लियर है? ये सूर्य कुमार यादव हो गया है, बार बार उसी ऊंचाई को अचीव कर लेता है। हाँ भाई, इन इलास्टिक की लाइफ क्या है? ये आएगा, टच बनेगा, टकराने से पहले √2gh की वेलोसिटी आएगी, फिर इसका शेप डिफॉर्म होगा,
परफेक्टली इनइलास्टिक लिखा है। अच्छा वो पार्शियल होगा, ये पार्शियल है। क्या बताओ, सोचो ये गीली मिट्टी जैसा गोला है और जमीन में फेंका है, तो क्या उस मिट्टी का क्या होना है यार? चिपक जाएगा। यानी गाय का गोबर गिरे जमीन पे तो क्या वो टकरा के वापस आता है? बस ये समझ लो यार, गोबर गिरा और उसके बाद उसका शेप डिफॉर्म हो गया, वो सीधे कंडा बन जाता है अगर सही फ्लोर पे गिरा है तो उसमें क्या मजा है √2gl में? हाँ भाई, शेप एक बार डिफॉर्म हुआ तो हमेशा। तो यार इसमें डिस्कशन के लिए क्या है हमारे पास? टकराने से ठीक पहले वेलोसिटी क्या है? √2gh। टकराने के बाद क्या है? 0। इसकी लाइफ में टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? यार इसकी लाइफ में एक ही बार चलना लिखा है, बस उसके बाद इसकी लाइफ में कुछ करने को है नहीं। तो यहां भी डिस्कशन जैसा कुछ नहीं है। तो डिस्कशन किसके ज्यादा बढ़िया रहेगा? इसमें कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फ्लोर और बॉल का ई दे रखा है। बदर ये गिरेगी तो टकराने से ठीक पहले कितनी वेलोसिटी होगी? √2gh, ये तो हमें पता ही है। लेकिन टकराने के बाद क्या होगी ये हम निकाल सकते हैं, ये हम निकाल सकते हैं। बदर जस्ट आफ्टर फर्स्ट कॉलिजन इसकी स्पीड क्या आएगी? तो मैं थोड़ी देर के लिए ये फॉर्मूला लगा देता हूं, हालांकि मैं बिल्कुल ये फॉर्मूला लगाना नहीं चाहता हूं। E टाइम्स u1 माइनस u2, एक बार बस लगा रहा हूं, एक बार। बदर सेकेंड बॉडी यानी फ्लोर, उसका u भी 0 और v भी 0 है। केवल एक ही बॉडी का डिस्कशन चल रहा है, उसकी वेलोसिटी आएगी -e टाइम्स u1। तो माइनस बता रहा है कि ये पलट गया है और जितने से टकराएगा उसका e टाइम्स हो जाएगा। डायरेक्शन में लिख नहीं रहा हूं, बस ये समझो यार, e टाइम्स हो गया, यानी ये आंसर आएगा -e टाइम्स √2gh। क्या पहले कॉलिजन के बाद जो वेलोसिटी आना थी वो हमने निकाली कि नहीं? कोई दिक्कत है यार? हाइट निकालना हो तो हाइट कैसे निकालोगे यार? जहां जाके इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो हम लगाते हैं v² = u² प्लस फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल a की जगह -g और s का नाम h1 लिख देते हैं। जरा इसको सॉल्व करके देखें, h1 का आंसर क्या आ रहा है? 2gh1 बराबर आ रहा है e² 2gh, 2g कैंसिल, h1 का आंसर आ रहा है e² h। यानी ये जो हाइट आई है जिसका नाम मैंने h1 लिखा है, ये कितना आया है? ये घट गया या बढ़ गया? यार e की वैल्यू 1 से छोटी होती है, स्क्वायर और छोटा होगा तो ये वैल्यू कम आएगी। कोई दिक्कत है भाई? अब ये बॉल फिर से नीचे आएगी तो किस वेलोसिटी से आएगी? यार ऊपर जाके नीचे लौटने में किसी तरह का लॉस नहीं होना है, तो ये किस वेलोसिटी से आएगा? e√2gh। तो टक्कर के बाद कितनी हो जाएगी? देखो जरा, टक्कर के बाद की वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी का e टाइम्स हो जाता है, तो फिर e टाइम्स हो जाएगा, ये हो जाएगा e टाइम्स √2gh। कितना हो गया? e² √2gh। फिर ये ऊपर जाएगा, h2 ऊंचाई अचीव करेगा। h2 कितना आएगा? h2 सेकेंड कॉलिजन के बाद हाइट हम कैसे निकालेंगे? v 0 होना है, u है e² √2gh, a है। जरा सॉल्व करके h2 का आंसर निकालो। h2 का आंसर आ रहा है e की पावर 4h। नहीं, हाँ हाँ, e की पावर 2h1 e की पावर 4h। ठीक,
मैं इस पूरी कहानी को समराइज करने के लिए एक टेबल बना रहा हूं, ये नोट कर ले, पहले नोट कर ले। H से गिरा, H1 अचीव किया, फिर H2 अचीव किया, ठीक है। हाइट, वेलोसिटी, आफ्टर फर्स्ट कॉलिजन। पहले कॉलिजन के बाद वेलोसिटी कितनी आई थी? हाँ, E टाइम्स। हाइट कितनी आई थी? E स्क्वायर टाइम्स H। सेकेंड कॉलिजन के बाद वेलोसिटी कितनी आई है? हाइट कितनी आ गई है? 4h। थर्ड कॉलिजन के बाद क्या आना चाहिए? एंड सो ऑन। पैटर्न समझ में आ रहा है? यहां एक बड़ा फेमस डिस्कशन है कि अपनी लाइफ में टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा, और ये आंसर इनफाइनाइट नहीं आने वाला। टोटल डिस्टेंस, इसकी लाइफ टाइम का फॉर्मूला हमें रटना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत यूनिक क्वेश्चन है। लेकिन एक बार मैं बता देता हूं, जो मैथ्स वाले हैं खुश हो जाएं, इसका रिजल्ट हमें रटना पड़ेगा अल्टीमेटली, क्योंकि ये बार बार रिपीट होता नहीं, बहुत रेयर क्वेश्चन है। और तो बता, पहली बार ये रेस्ट से गिरा था तो कितनी दूरी तय किया? h। फिर ये h1 ऊपर गया, h1 नीचे आया, 2h1 चला। फिर ये h2 ऊपर गया, h2 नीचे आया, 2h2, 2h3 एंड सो ऑन। क्या ये बात समझ में आ रहा है? अगर देखा जाए तो पहले के अलावा सब में 2 मल्टीप्लाइड है, तो हम पैटर्न आगे से बनाएंगे, पहले को छोड़ ही देते हैं। h1 कितना है? E स्क्वायर h। h2 कितना है? h3 कितना है? एंड सो ऑन। पहला टर्म छोड़ दो, इसमें हम पैटर्न बनाते हैं। देखो जरा, इसमें हम 2 बाहर ले लें, h बाहर ले लें, तो ये आएगा e स्क्वायर, e की पावर 4, e की पावर 6 एंड सो ऑन। अब यार यहां पे मैं एक चीज याद दिला रहा हूं, कोई ऐसा सम जिसमें पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म इस तरह में हो, इसको बोलते हैं जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। यानी पहले टर्म के साथ कुछ मल्टीप्लाई हुआ, अगली बार भी वही मल्टीप्लाई हुआ, अगली बार भी वही मल्टीप्लाई हुआ। यही ध्यान दे भाई। तो ए में आर मल्टीप्लाई हुआ, फिर आर हुआ तो आर स्क्वायर बन गया। यहां बताओ यही पैटर्न है कि नहीं? पहला टर्म ई स्क्वायर है तो दूसरे में क्या मल्टीप्लाई हुआ? ई स्क्वायर, तो ई की पावर 4 बन गया। फिर ई की पावर 4 में क्या मल्टीप्लाई हुआ? ई स्क्वायर, तो ई की पावर 6 बन गया। यानी इसका कॉमन रेशियो आर, आर क्या है? ई स्क्वायर है। और पहला टर्म क्या है? पहला टर्म भी क्या है? ई स्क्वायर है। तो सम का फॉर्मूला होता है a अपॉन 1 माइनस आर। मैं सम सीधे लिख रहा हूं, a की जगह ई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस, यानी इतने का सम, इतने का सम क्या आ गया है? इतने का सम आ गया है ई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर। 1 माइनस ई स्क्वायर हम एलसीएम लेंगे, तो ये आंसर आएगा 1 प्लस एच ई। एक मिनट, h बाहर ले लें, 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस 2 ई स्क्वायर। तो अगर एक माइनस और एक प्लस, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 1 प्लस ई स्क्वायर अपॉन, ये बड़ा फेमस आंसर है, ये हमें रटना है। आता नहीं है?
आया नहीं है, बस ये कह लो। नहीं मतलब टेस्ट सीरीज में आया है कि नहीं? टेस्ट ज्यादा ज्यादा देना है यार। तो चलो वो भी तो हमने समझ लिया ना यार। मुश्किल क्या है, बस आंसर रटना है यार। कौन सॉल्व करेगा? इतना सब सॉल्व करने का तो मत ही सोचो, जिसको रटा हो तो कर लो, नहीं करा तो सोच लो कि और कोई करेंगे, ये वाला नहीं करेंगे। अगर किसी को कंफ्यूजन आ जाए तो देखो यार, आंसर याद रखने के लिए मैं थोड़ी सी मदद कर सकता हूं कि बता यार, एच का जो आंसर आएगा टोटल सम का, वो एच से बड़ा आएगा कि छोटा? अच्छा, पहली बार में एच चला है, फिर और चला और चला, ये बताओ टोटल डिस्टेंस जो अब तक इसकी लाइफ टाइम चली है वो तो एच से बड़ी होगी। एच तो उसने पहली बार में चल लिया था, फिर और चला, लेकिन सब मिला के एच से ज्यादा होगा ना भाई। इस बात पे कोई को कैसे डाउट हो सकता है? तो मुझे बताओ, अगर एच से बड़ा होगा तो प्लस ऊपर आएगा या नीचे? भाई सम ऊपर आएगा, डिफरेंस। बस अब कहां कंफ्यूजन है? ये तो याद रहेगा, ई स्क्वायर को जोड़ते हैं 1 से, एक बार घटाते हैं, याद रहेगा। अब डिस्टेंस पूछा है तो वो डिस्टेंस की डायमेंशन की चीज होगी। 1 प्लस ई स्क्वायर की कोई डायमेंशन नहीं, 1 माइनस ई स्क्वायर की कोई डायमेंशन नहीं, एच की डायमेंशन में आंसर आएगा। इससे ज्यादा याद रखने का कोई तरीका नहीं मेरे पास। ट्रिक के लिए शान से संपर्क करें, कोई ट्रिक याद हो तो बता दे। अगली क्लास में हम थोड़ी देर तक ऑब्लिक कॉलिजन करेंगे और उसके बाद रोटेशनल मोशन स्टार्ट हो जाएगा अगली क्लास में। रोटेशनल मोशन होने में लगेगा ज्यादा से ज्यादा 1 2 3 या 4 क्लास मैक्सिमम। अगले हफ्ते खत्म हो जाएगा। हाँ, अगर 4 क्लास होगी तो अगले हफ्ते खत्म हो जाएगा। जिस हिसाब से 4 क्लास अगर होंगी तो जनवरी में खत्म हो जाएगा। और क्या? हाँ, और क्या, दिसंबर में किसको खत्म करना है? इतनी जल्दी में सब फैल जाएगा यार। मुझे तो जनवरी में भी फैलने का पूरे आसार हैं। देखो यार, एक चीज और है, सुनो, अगर किसी को और ज्यादा जल्दी है, मैं क्लियर बता दूं, शाम को मेरा एक लाइव बैच होता है ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे में, जिसको 1 महीना और पहले खत्म करना है। एटॉमिक स्ट्रक्चर बोर्स मॉडल मैंने शुरू कर दिया है, पूरा सेमीकंडक्टर, एटॉमिक स्ट्रक्चर, न्यूक्लियर और रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, ये सारे टॉपिक शाम को पढ़ाए जा रहे हैं। लगभग 1 महीना चलेंगे। तो अगर 1 महीना बाद का बचाना है तो 1 महीना अभी खर्च कर लो, जिसको जल्दी है। कोई मेरे से ये ना कहे कि जनवरी क्यों हो गया, 15 फरवरी क्यों हो गया, इससे ज्यादा नहीं होगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर फिजिक्स में भी है। हाँ, तो अगर कोई है ऐसा जो शाम को पढ़ना चाहता है? तुम तो पढ़ ही रहे हो। किसमें? 11th वाले में पढ़ रहे हो ना? वो 11th वाला है, मंडे वेडनेसडे। एक और चलता है ट्यूसडे थर्सडे में। पढ़ना है 6:15 से लेके 8 बजे तक। ठीक। मंडे को 2 से 4।